नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 फरवरी से हमारी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की CBSE बोर्ड की रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम कई सारे जो टॉपिक है पहले अध्याय के 2 ध्रुवीयता के अंत में पढ़ चुके हैं। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नई हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके ज़रिए पहुंचे, तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो इनको शेयर ज़रूर करिए बेटा, ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। देखिए, जब 1991 में 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि सोवियत संघ जो कि अभी तक क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कोल्ड वॉर का दौर चला। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, उसी के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो गया। 2 महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई, उसमें से एक महाशक्ति का 25 दिसंबर 1991 को विघटन हो गया, जिसे हम USSR कहते हैं, सोवियत संघ कहते हैं। अब बात आई कि पूरी दुनिया में किस तरीके की एक विश्व व्यवस्था होगी पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जब अब एक महाशक्ति खत्म हो गई तो कोई दूसरी प्रतिस्पर्धी महाशक्ति उस वक्त नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सिर्फ और सिर्फ एक जो विश्व व्यवस्था थी वो स्थापित हुई, जिसे हमने कहा एक ध्रुव अब बचा हुआ था, जिसे हमने कहा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। क्या होता है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मतलब? क्या है, जब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर शक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र होता है, यानी कि जो सारी की सारी पावर्स होती हैं वो सिर्फ एक कंट्री के पास होती हैं। यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां तय होती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो या इकोनॉमिकल हो, वो सारी की सारी जो है उस पर जो इम्पैक्ट होता है वो एक कंट्री का पड़ता है, जिसमें हमने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का 1991 के बाद इम्पैक्ट देखा, प्रभाव देखा, प्रभुत्व देखा। और अमेरिका का प्रभुत्व सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट था, बल्कि हमने देखा कि इकोनॉमिक्स में हो, चाहे सैन्य क्षेत्र में हो, चाहे हम जो कल्चरल सेक्टर हो उसमें देखें, तो हर एक क्षेत्र में हमें अमेरिका का वर्चस्व दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित हुई जिसमें अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में स्थापित हुआ। वर्चस्व का मतलब भी वही है कि जहाँ पे जो पूरी की पूरी पावर्स हो किसी एक सेंटर पे, मतलब एक के पास आ जाती है जहाँ पे पावर्स। ये प्रायः क्या है कि जो वर्चस्व शब्द है वो अब इसकी जो मूल जड़ें हैं वो प्राचीन यूनान में है। वहाँ पे जो एथेंस नगर राज्य होते थे जिन्हें पोलिस कहा जाता था, उसके लिए हेजेमनी शब्द उपयोग में लेके आया गया, क्योंकि जो एथेंस की बनावट थी वो अन्य नगर राज्यों की तुलना में बहुत मजबूत थी और वहाँ पर जो वर्चस्व का उपयोग किया जाता था वो उसकी सैन्य क्षमता को लेकर किया जाता था, उसकी सैन्य बनावट को लेकर किया जाता। ठीक इसी तरीके से अमेरिकी वर्चस्व के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि 1991 के बाद एक ध्रुव पूरी दुनिया में बचा, सिर्फ एक महाशक्ति पूरी दुनिया में बची, जिसमें एक महाशक्ति, क्योंकि एक महाशक्ति का पतन हो चुका था, जिसमें हमने देखा कि अमेरिकी वर्चस्व पूरी दुनिया में स्थापित हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका के 3 वर्चस्व में दिखे, 3 क्षेत्रों में वर्चस्व दिखे। एक तो इसका ढांचागत वर्चस्व था, दूसरा इसका सैन्य वर्चस्व था और तीसरा इसका सांस्कृतिक वर्चस्व था। अब देखिए, इसको समझते हुए चलते हैं कि आखिर अमेरिका का ढांचागत वर्चस्व। अगर हम अमेरिका की जो ढांचागत वर्चस्व है इसके बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि जो ढांचागत वर्चस्व का मतलब है कि किस तरीके से उसने अपनी अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर खड़ा किया है। कहने का मतलब है ढांचागत वर्चस्व का मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक विशेष प्रकार की समझ से होता है, जिसमें वैश्विक व्यवस्था में अपनी इच्छा चलाने वाला एक राष्ट्र होता है, एक देश होता है जो अपनी इच्छा के अनुरूप वस्तुएं बनाता है और उनको बरकरार रखता है, उनको बनाए रखता है उस व्यवस्था के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और वो क्या करता है इसके साथ साथ इस पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए वो नियम और कानून बनाने की इच्छा रखता है। यानी कि उसके लिए क्या करेगा, नियम बनाएगा और कानून बनाएगा, और ऐसा करने के लिए वो इच्छा रखता है ताकि वो उन व्यवस्थाओं को बरकरार रख सके।
तो ढांचागत वर्चस्व के रूप में अगर हम देखें, बाकी जो प्रतिस्पर्धी राष्ट्र क्या करते हैं, वो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, वो इस वैश्विक व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। यानी कि वो इस वर्चस्व जनित राष्ट्र के अंतर्गत जो प्रतिस्पर्धी राष्ट्र हैं वो उस के द्वारा बनाई गई, उस राष्ट्र के द्वारा बनाई गई जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसका लाभ उठाते हैं। अगर हम अमेरिका की ढांचागत वर्चस्व के रूप में देखें कि उसका प्रभाव कहाँ कहाँ दिखता है, तो देखिए जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धता में कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ऐसी वस्तुएं जिसका उपयोग किसी एक व्यक्ति के द्वारा करने पर किसी दूसरे के लिए उसमें कमी ना हो। जैसे स्वच्छ वायु है, पानी है, सड़क है, तो इनके एक कोई अगर व्यक्ति उपयोग करता है इससे दूसरे के लिए कमी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम दें तो जो पूरी वैश्विक व्यवस्था में सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता से है वो अमेरिका द्वारा जो समुद्री व्यापार मार्ग बनाए गए हैं उनकी उपलब्धता अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा आपको प्रभाव उसकी ढांचागत वर्चस्व का दिखेगा। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे जो समुद्री व्यापारिक मार्ग होते हैं, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस, इनके ज़रिए मुक्त व्यापार किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह आप अपनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी आपके देश में उत्पादन हो रहा है वो दूसरी जगह आप ले जाते हैं, तो ये समुद्री व्यापार मार्ग के जरिए पॉसिबल होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त तक अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन एक बहुत बड़ी ताकत थी समुद्री व्यापार के क्षेत्र में। जो नियम कानून थे वो ब्रिटेन उनको रेगुलेट करता था। लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने देखा कि धीरे धीरे अमेरिकी जो नौसेना थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई और आज समुद्री व्यापारिक मार्ग के जो नियम कानून हैं वो अगर आप देखेंगे उस पर अमेरिकी नौसेना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ढांचागत वर्चस्व के रूप में जो सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता है वो एक एग्जाम्पल के रूप में आपको मिलता है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो वो है इंटरनेट। आज अगर आप इंटरनेट के बारे में देखें तो इसने पूरी दुनिया को आपस में एक साथ जोड़ दिया है, एक आभासी दुनिया का निर्माण कर दिया है। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जगत जोड़ता जाल, तो इंटरनेट भी एक ऐसे सार्वजनिक वस्तु के रूप में है जिसमें अमेरिका के द्वारा इस इंटरनेट को उपलब्ध कराने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। बहुत बड़ा उसने एक रेवोल्यूशन किया पूरी दुनिया के अंदर। उसने क्या किया, इंटरनेट को लेकर आने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। तो आज आप देखें उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसका जो उपयोग है वो पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। उसने इसके लिए क्या बनाया है, उसने एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक आधारभूत ढांचा तय किया है और उसका उपयोग आज पूरी दुनिया कर रही है। हालांकि शुरुआती वर्षों में आप देखेंगे 1950 में सबसे पहले जो इंटरनेट लेकर आया गया था अमेरिका के द्वारा वो अपने सैन्य अनुसंधान क्षेत्र में लेकर आया गया, उसमें सबसे पहले इसको उपयोग में लेकर आया गया। आज इंटरनेट पे देखेंगे तो जो अधिकतर उपग्रह हैं अंतरिक्ष में इंटरनेट से जुड़े हुए, उस पर जो है अमेरिका का प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो उसने ढांचागत रूप में जो बेसिक बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसको उपलब्ध कराया, उसके लिए नियम कानून बनाए हैं, है ना, और अपनी इच्छा के अनुरूप चीज़ों को बनाया है, वस्तुओं को बनाया और उनको पूरी व्यवस्था के अंदर बरकरार रखने की कोशिश करी है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद से अमेरिका ने अपने अर्थव्यवस्था को एक खास तरीके से ढालने की कोशिश करी है, एक अलग तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को ढालने की कोशिश करी, जिसमें ब्रिटेन वुड प्रणाली का बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आपका विश्व व्यापार विश्व बैंक है, उसके बाद विश्व व्यापार संगठन। इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में, उसके स्ट्रक्चर को मजबूत करने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और इसके साथ साथ 1881 में इसके द्वारा 1881 में पेंसिल्वेनिया के वॉटन स्कूल में शुरू किया गया मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक पाठ्यक्रम, एक कोर्स। ये इनका एक मानना था कि व्यवसाय एक प्रकार का पेशा है, जो व्यवसाय है वो एक प्रकार का क्या है, पेशा, और इसको विश्वविद्यालय के अंदर अर्जित किया जा सकता है। इस कौशल को हम क्या कर सकते हैं, जो व्यवसायिक कौशल है उसको हम क्या कर सकते हैं, विश्वविद्यालय के अंदर अर्जित कर सकते हैं। इसलिए 1881 में, और ये मान सकते हैं कि 1900 के प्रारंभ में, यानी कि 1900
कि शुरुआती वर्षों में एमबीए से जुड़े हुए बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं जो है ये विश्वविद्यालयों में शुरू किए गए। और आज देख सकते हैं इसका जो प्रभाव है, हम वर्चस्व की जब बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश हैं वहाँ पर बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एमबीए के कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ एमबीए के कोर्सेज चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये अमेरिका की ढांचागत वर्चस्व को दिखाता है, जिसमें ये बात की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को के लिए एक बुनियादी रूप में स्ट्रक्चर तैयार करने में अमेरिका ने बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाया, जिसमें अपनी उसने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कायदे कानून बनाए, अपनी इच्छा शक्ति को जो है बनाए रखा ताकि इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से वो चला सके। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा जो सार्वजनिक वस्तुएं थी उनको उपलब्ध कराने में, इंटरनेट को उपलब्ध कराने में। तो ये उसके ढांचागत वर्चस्व को दिखाता है जिसके अंतर्गत आज पूरी दुनिया हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सैन्य वर्चस्व की, तो सैन्य वर्चस्व जो है ये अमेरिका का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है प्रभाव कह सकते हैं, प्रभुत्व कह सकते हैं, पूरी दुनिया पर देखने को मिला है। यानी कि सैन्य वर्चस्व भी अमेरिका का हमें देखने को मिला है। सैन्य क्षेत्र में भी अमेरिका आज अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, उसकी बनावट बहुत मजबूत है। आज वो अपने जो देश के सैनिक हैं उनको युद्ध भूमि से बहुत दूरी पर मतलब काफ़ी दूरी पर रखकर वो उचित निशाना यानी कि जो विरोधी राष्ट्र है उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। वो अपने देश से किसी भी दुनिया के कोने कोने में वो मिसाइल टारगेट कर सकते हैं, मिसाइल दाग सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हथियारों से संपन्न राष्ट्र है। सैन्य क्षेत्र में इन्होंने विशेष रूप से काम किया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेना वे खर्च कर रहा है वो अमेरिका है। आप देखेंगे एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका लगभग 455.9 अरब डॉलर खर्च करता है अपने सैन्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, उसको अत्याधुनिक बनाने के लिए। और बाकी जो देश हैं यानी कि अमेरिका के बाद अगर आप 12 देश देखोगे, इनको मिलाकर जो पैसा खर्च हो रहा है वो लगभग 449.4 अरब डॉलर, यानी कि जिसमें आपको चीन देखने को मिलेगा, फिर रूस, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, भारत, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे के सारे जो 12 कंट्री हैं यानी कि क्रम से अगर आप देखेंगे तो ये जितना मिलाकर खर्च करते हैं उतना अकेले अमेरिका अपने सैन्य क्षेत्र को, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए खर्च कर रहा है 455.9 अरब डॉलर, जबकि ये खर्च कर रहे हैं 449.4 अरब डॉलर। तो इस तरीके से जब वो सेना पर जब ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने लिए अत्याधुनिक उपकरण तय करेगा, बनाएगा, अपने लिए अत्याधुनिक उपकरण अपने सैनिकों तक पहुँचाएगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें सेना का देखने को मिला, जिसमें सैन्य क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व देखने को मिलता है। न केवल ये जो है अत्याधुनिक उपकरण, बल्कि ये अपने सैन्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान भी करते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के रिसर्च इसमें होती रहती है। तो ये उस पर भी अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करता है अमेरिका। तो इस वजह से उसकी जो सेना है वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में अभी करंट में, जिस तरीके से सेना के बनावट के रूप में अमेरिका मजबूत है। इसके बाद जो अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम देखें कि अमेरिका ने केवल ढांचागत वर्चस्व के क्षेत्र में नहीं, यानी केवल आर्थिक वर्चस्व ही पूरी दुनिया पर नहीं स्थापित किया, या फिर उसने केवल सैन्य वर्चस्व ही पूरी दुनिया पर नहीं स्थापित किया, बल्कि हमने ये देखा कि उसका सांस्कृतिक प्रभुत्व भी पूरी दुनिया में स्थापित हुआ। देखिए 20वीं शताब्दी में अमेरिका में जो भी व्यवहार किया जाता था, जो भी बर्ताव किया जाता था, जिस तरीके की जीवन शैली को अपनाया जाता था, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा और उसका प्रतिबिंब आज हमें पूरी दुनिया में दिखाई पड़ता है। अगर हम देखें अमेरिका के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी जो संस्कृति रही है वो बहुत अधिक लोक लुभावनी रही है। उसमें जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि सहमति के आधार पे अपने बात को अपनाने की शैली है, जिसे लोगों ने अपनी सफलता और अपने जीवन शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर अपनाने की कोशिश करी।
अगर आप एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो सोवियत संघ में जो वहाँ के बच्चे थे, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ सोवियत संघ का, कि जो आंद्रेई था वो जो है पार्थ में अप्रवासी थे, वो रूस के सोवियत संघ के, लेकिन वो पार्थ ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जब वो चर्च पे जा रहे थे अपने प्रार्थना के लिए, अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा था, तो उसने नीली जीन्स पहन ली और उसके मम्मी पापा ने कहा, उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा चर्च में जाते टाइम हमें जो है थोड़ा शालीन कपड़े पहनना चाहिए, हम एक पवित्र स्थल पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से उसने कहा नहीं कि मुझे जो नीली जीन्स है उसको पहनकर आज़ादी महसूस होती है, मैं अपने आप को उन्मुक्त महसूस करता हूँ। और इस तरीके से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो ये विचार था, जो सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में सामने आया था, उसने दो जो पीढ़ियां थी उनके बीच में एक बड़ा गैप पैदा कर दिया उनके बीच में। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो सांस्कृतिक वर्चस्व है उसके द्वारा भी जो है अमेरिका ने पूरी दुनिया में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करी है। भले ही उसने जोर ज़बरदस्ती करके नहीं, बल्कि जो है सहमति के आधार पर इसको स्थापित करने की कोशिश करी। और हम धीरे धीरे आज इतने अभ्यस्त हो चुके हैं इसके, जिस तरीके के सांस्कृतिक जो उत्पाद हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे ओढ़ने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें हों, है ना, तो हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, जैसे हमारे लिए हमारी जो रोज़मर्रा की जीवन शैली में हम जो भी अपने आसपास देखते हैं, पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, ठीक उसी तरीके से हम उस संस्कृति का भी एक बहुत अधिक क्या बन चुके हैं, ये कह सकते हैं हम उसकी जो संस्कृति है उसमें रम चुके हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सांस्कृतिक वर्चस्व पूरी दुनिया में जो है अमेरिका ने अपने एक सांस्कृतिक उत्पाद के जरिए स्थापित करने की कोशिश करी, अपने उच्च जीवन शैली के ज़रिए, अपने व्यवहार कौशल के ज़रिए जो है, और अपने जो विचार थे उनके ज़रिए पूरी दुनिया में अपने सांस्कृतिक जो वर्चस्व है उसको स्थापित करने की कोशिश की। क्योंकि अमेरिका को ये लग गया था कि अगर उसने सोवियत संघ का मुकाबला करना है तो उसे सिर्फ अपनी सैन्य ताकत को नहीं मजबूत करना होगा, बल्कि उसे अपनी ढांचागत यानी कि आर्थिक ताकत और उसको अपनी जो सांस्कृतिक ताकत है उसके बल पर ही वो सोवियत संघ को हरा सकता है। और आप अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का दौर देखते हैं, उसमें जो अमेरिका है उसकी जो पूंजीवादी विचारधारा थी, लोकतांत्रिक विचारधारा थी, हालांकि जो उसकी अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वही पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही थी। हालांकि सोवियत संघ की जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, नियोजित अर्थव्यवस्था, वो एक वैकल्पिक मॉडल थी, लेकिन पूरी दुनिया, पूरा जो यूरोप था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति पर चल रहा था। तो ये इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित हुई और अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कैसे किन किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिला। अब एक ध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था थी उसके लिए चुनौतियां क्या थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला पे।